आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 200 मिलियन साल पुरानी है। उस समुंदर की है जिसे टेथिस कहते थे। टेथिस एक समुंदर था जो इंडिया और तिब्बत को 200 साल पहले सेपरेट करता था। इंडिया उस समय गोंडवाना का हिस्सा था जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका को लेकर बना था, और तिब्बत लॉरेशिया का हिस्सा था जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को बना था। इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर की थी, और उस समुंदर को टेथिस कहते थे। टेथिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मदर ऑफ ओशंस, मदर ऑफ फ्रेश वाटर। और वैसे ही जैसे हम यहाँ पे माँ का दर्जा देते हैं गंगा को, यमुना को, सरस्वती को। एडवर्ड ह्यूज ने 1860 के आसपास इस टेथिस को समुंदर का नाम दिया, और वो समुंदर इंडिया और तिब्बत के बीच में तब बना जब डायनासोर्स यहाँ पे रूल करते थे लैंड में, और हिमालयस की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ और मेरा इससे क्या वास्ता है और कैसे मैं इस कहानी में पढ़ा। तो 1984 में जब मैंने 10वीं करी थी कसौली से, उसके बाद पढ़ाई में अच्छा था तो थोड़ा ये लगा कि साइंस ले लेते, मेडिकल ले लेते हैं। तो जब मैं मेडिकल में डायसेक्शन करने लगा तो मेरे से नहीं हुई, और मेरे को पता लग गया था मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर किसी ने सलाह दी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो मेरे को उस टाइम जियोलॉजी का जी भी नहीं आता था, पर जब मैं गया तो जब मैंने पहली बार क्लास अटेंड की तो उस समय जो मेरे टीचर थे वो मेडली कॉट की कहानी सुना रहे थे जब वो कसौली में आए, और उन्होंने कैसे घूमते घूमते उनको एक फॉसिल मिला जिसे बाद में ओफ ईस्ट मेंटल ने पाम लीफ बताया। फॉसिल कसौली, एकदम मेरे कान खड़े हो गए। कसौली में फॉसिल्स, और मैं वहाँ पे इतने सालों से रहता हूँ क्योंकि मैं वहीं पे पैदा, मतलब वहीं पे पढ़ा हूँ। तो अब ये चीज़ें मेरे दिमाग में खड़कने लगी, और जैसी छुट्टियाँ मिली मेरे को, मैं अपने लेब्राडोर ब्राउनी के साथ पहाड़ों में निकल गया हथौड़ी लेके खोज करने। पर फॉसिल ढूंढना क्या इतना आसान था? नहीं। 1 साल लग गया मुझे। जब भी छुट्टियाँ होती मैं चला जाता, पत्थर तोड़ता, लेकिन फॉसिल का मुझे कुछ पता नहीं लगता। धीरे धीरे पत्थर समझने लगा, पत्थरों से बातें करने लगा, पत्थरों की एनवायरनमेंट मुझे समझ आने लगी, और मुझे फॉसिल्स मिलने शुरू हो गए। किताबों में मैं क्लास में पढ़ता था कि कसौली में सिर्फ मेडली कॉट ने फॉसिल ढूंढे, उसके बाद कोई फॉसिल नहीं मिलता वहाँ पे, अनफॉसिलिफरस है। लेकिन जब तक मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी तब तक मेरे पास ऐसा कोई भी फॉसिल नहीं था जो कसौली से मुझे नहीं मिला। मेरे को प्लांट्स में रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, अनगिनत तरह के मेरे को फॉसिल्स मिले। पेड़ बड़े बड़े मिले, और गैस्ट्रोपोड्स मिले, इंसेक्ट स्विंग्स मिले, राइनोसिरस के दांत तक मेरे को मिल गए। और जब मैंने और खोज की तो सुबातू के पास मुझे वेल के मछली के अवशेष, शार्क, मोलस्क्स, क्रोकोडाइल के दांत और अन्य चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, ऑयस्टर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बताती थी कि ये सारा का सारा यहाँ पे समुंदर है। पर उस समय सिर्फ फॉसिल्स इकट्ठे करने का ही शौक था, और मुझे लगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है। फॉसिल्स इकट्ठे करता था, शौहरत होती थी, और मैंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट किया। सिल्वर जुबली जब वाडिया इंस्टीट्यूट की हुई उसमें मैंने अपना पेपर प्रस्तुत किया। जापान में गया, क्योटो में। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फोरलैंड बेसन हुई, उसमें मैंने प्रस्तुत किया। और जब मैंने इसको स्टडी किया बीरबल सानी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के साथ, तो पाया कि ये जो फॉसिल्स मेरे को मिल रहे थे इनकी कहीं ना कहीं कसौली में एफिनिटी जो है वो समुद्री जीव जंतुओं के साथ थी। फिर इसकी एक स्पीशीज़ हमारे को मिली कैरोफाइट्स की, उससे हमने डेट किया। ये अप्रॉक्सीमेटली जो कसौली में पत्थर मिलते हैं ये 20 मिलियन ईयर्स के आसपास है।
18 से 23 मिलियन, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन ईयर्स के आसपास हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चलती रही, और मेरे को लगा कि एमएससी के बाद तो मैं पीएचडी कर लूँगा, लेकिन फिर इतना आसान नहीं था। मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, पीएचडी करने के लिए पैसे चाहिए थे और समय भी चाहिए था। तो मेरे गुरु ने बताया कि पैसे चाहिए ही हैं, इतना आसान नहीं है पीएचडी करना अगर स्कॉलरशिप नहीं है। तो फिर उस टाइम मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया, पर नहीं हो पाया। सीडीएस में एग्ज़ाम देने के नहीं हो पाए। फिर हिमाचल गवर्नमेंट में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की नौकरी मिली, तो मेरे को डेली वेजेस पे मिली थी। हमारे को 82 रुपये 80 पैसे मिलते थे, और वो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने देखा, जब मैं, पर उस टाइम मेरे को ग्राउंड वाटर के बारे में, ड्रिलिंग रिग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और पहले दिन ही जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मेरे को वहाँ पे साइट पे भेज दिया। पर वो मैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता भुट्टा का। जब मैं गया वहाँ पे गांव में, तो सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि पानी की कितनी किल्लत है, और मेरे को वहाँ पे साइट देखनी थी जहाँ पे वो ड्रिलिंग रिग लगती, और फिर वहाँ से पानी मुहैया कर लोगों को होता। बड़े एकदम, तुम यूनिवर्सिटी से निकले और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में पहुँचे हो, तो तुमने देखा कि जियोलॉजी का कितना इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है। और वो था ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन करना। मैंने वहाँ पे थोड़ी रिसर्च की, ऐसे पत्थर देखे कि जो सैंडस्टोन थे, और एक स्प्रिंग सोर्स था वहाँ पे नीचे। तो मैंने सोचा, जब अगर ये यहाँ पे हम इसको पंचर कर जाते और एक स्ट्रीम बैरी थी, तो पानी मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शाम तक ड्रिलिंग हुई, 170 180 फुट के बाद वहाँ पे पानी आना शुरू हो गया, और मैं इंस्टेंट हीरो बन गया, लोगों को पानी मिल गया। लेकिन मेरे लिए भी वो उतनी अचंभे की बात थी जितनी लोगों के लिए पानी मिलना। काफ़ी सालों के बाद उनको पानी मिला था, और मुझे भी लगा कि जियोलॉजिकल रिसोर्स एक इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर जियोलॉजी की नॉलेज स्ट्रांग हो तो उससे हम कितनी जल्दी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये मेरे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। ऐसा कार्य धीरे धीरे चलता रहा, और मैंने कई बोर किए, और वो सब सक्सेसफुल हो गए, और मैं एक इंस्टेंट हीरो बन गया। पर इतना आसान नहीं था। फिर भुट्टा बस स्टैंड में बोर्ड लगाया, और एक किला देखा। तो उसमें भुट्टा बस स्टैंड में नीचे था, और वो 1000 फीट की ऊंचाई में किला था, एक पंसिंगों का किला। उसमें देखने गए कि उसमें उस टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि पानी पहाड़ों पे कैसे निकलता होगा। तो जब पहाड़ी की चोटी में पहुँचे, तो वहाँ पे 2 कुएँ थे, दोनों में पानी था। लेकिन वो पत्थर डाल दिए थे, क्योंकि किसी ने बताया कि वहाँ पे उनकी भीड़ें गिर गई थी, काफ़ी पुराने किले थे वो। तो कैपिलरी एक्शन से वहाँ पे पानी अभी भी आप देख सकते थे। पर जब हम नीचे आए, जहाँ पे 1000 फीट नीचे आए, तो वहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन हमने लगाई थी, उसमें पानी नहीं था। तो मैंने कहा, पानी इतना आसान नहीं है। फिर 3 साल का अथक परिश्रम किया, सारे फोर्ट्स विजिट किए, और एक मॉडल बनाया जिसमें ऑकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और वो सारा का सारा बेस था रिमोट सेंसिंग के प्रति नहीं, जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन के प्रति नहीं, पर जो हमारे पुराने पूर्वज थे उन्होंने कैसे पानी निकाला फोर्ट्स में उस समय, उसके ऊपर वो बेस था। अब मैंने ये मॉडल बनाया, कंसेप्चुअल मॉडल टू एक्सप्लेन ऑकरेंस ऑफ मूवमेंट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पूरे हिमालयस का। तो 6 जोन्स मैंने 7 जोन्स में मैंने डिवाइड किया। 6 हिमाचल में थी और 7 में लद्दाख में थी। और उसी टाइम मैंने ये चाइना में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में प्रस्तुत किया, और उसी टाइम मुझे कॉल आया दलाई लामा के ऑफिस से कि हमारे को 3800 जो तिब्बती हैं लद्दाख में, वो उनको हमने मुहैया कराना है पानी। मैं सोचा, लद्दाख में पानी, मतलब इंदस ग्लेशियर भी है और इंदस रिवर भी बह रहा है, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी तो नहीं होनी चाहिए। पर जब मैंने स्टडी किया, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड माउंटेन डेजर्ट था। और ये तब मुझे पता लगा कि इंडिया में जो तिब्बती रह रहे हैं, वो तिब्बत से माइग्रेट होकर आए हैं। वो तब आए थे जब 1959 में चाइना ने उन पर अटैक किया इलीगली। दलाई लामा जी वहाँ से भाग के आए, और इंडिया ने उसको शरण दी। और उनमें से कई लोग 3800 के करीब जो थे, वो लद्दाख में बस गए, डिफरेंट गांव में। तो मेरे को ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी 7th हाइड्रो स्ट्रेटिग्राफिक जोन्स को ढूंढने के लिए, कि उसमें पानी मिल सकता है कि नहीं। और ये एक भगवान ने मौका दिया, मैंने एकदम हाँ कर दी। यहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी, और वहाँ से मैंने उनके एक तिब्बत के लिए जो तिब्बती थे उनके लिए पानी ढूंढने का काम सोच। मैंने अपनी कंपनी बनाई, और 2 साल के अंदर अंदर मैंने उनको नो वाटर नो मनी बेसिस के ऊपर 3800 तिब्बतियों को पानी मुहैया कराया। पानी का इंटरेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा, क्योंकि उससे एकदम प्रैक्टिकल, आप जियोलॉजी का मेरे को उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नज़र आने लगा। और एकदम इंस्टेंट रिलीफ, कैसे आप सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है उसको कैसे आप एकदम पानी मुहैया करा सकते हो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे भी, ये मुझे ज्ञान होने लगा।
फिर कारगिल की लड़ाई हो गई, तो वहाँ पे आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के मेरा आर्मी ने इन्वॉल्व कर लिया। कारगिल में हमने निकाला, सियाचिन में निकाला, फिर अलग अलग आर्मी की लोकेशंस में, सिविल की लोकेशंस में, सिविल पॉपुलेशन के लिए हमने काफ़ी वहाँ पे लद्दाख में कार्य किया। और उसको जितनी भी वहाँ पे लोकेशंस थी सब में उस टाइम यही होता था दिल में, जैसे विक्रम बत्रा जी ने कारगिल में अपनी ये कहा था अपनी लड़ाई में कि ये दिल मांगे मोर, मेरे को भी यही होता था कि दिल मांगे मोर, मेरे को मोर हाइट्स दो, जितने भी हाइट्स में तुम पानी चाहते हो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा पानी, ग्राउंड वाटर आपको मुहैया कराने की। तो एक ये बड़ा एक जज्बा सा रहा। तो हमने द्रास में -40 डिग्रीज़ में भी, -30 डिग्रीज़ में, सियाचिन में, 28 में, सब जगह पानी निकाला, जो आज तक कामयाब है। और जितने भी हमने बोरवेल तिब्बतियों के लिए किया था, कम्युनिटी के लिए, वो आज तक सक्सेसफुल है। जब भी मैं जाता था ये एक चीज़ रहती थी कि फॉसल्स का मेरे प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। जब भी लद्दाख में भी मैं घूमता था पहाड़ों में, तो वहाँ पे भी मैं देखता था, तो वहाँ पे भी मेरे को फॉसल्स मिलते थे। तो फॉसल्स जो मेरे को लद्दाख में मिलने शुरू हुए, वो सारी की सारी वही कहानी बताते थे जो मेरे को कसौली और सवातों में मिलती थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी होने लग पड़ी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे को फॉसल्स लद्दाख में और ज़्यादा अच्छे मिलने शुरू हो गए, और जो उनका कोरिलेशन था इसके साथ एक बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश होने लगा। फिर मैंने एक बार सीएम धूमल साहब आए थे सिंधु दर्शन के लिए वहाँ पे लद्दाख में, तो उन्होंने उनसे मैंने बातचीत की, तो उनको लगा कि एक म्यूज़ियम बनाया जाए कसौली में। उससे पहले जो मेरी कलेक्शन थी, मैंने उसके साथ फॉसल्स की कलेक्शन थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक म्यूज़ियम बनाएंगे कसौली में, जिसमें हम ये सारे रखेंगे और वहाँ पे कल्चरल और भी ज़्यादा रख के हम एक इसको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करेंगे अपनी हेरिटेज को। तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे उन्होंने, हिमाचल गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को पैसा दिया, और वो होटल तो बन गया, लेकिन वो एनजेटी की कुछ ऑब्जेक्शंस लगी, जो 3rd फ्लोर जिसमें हमारा म्यूज़ियम बना था वो नहीं बन पाया। तो फिर बड़ी परेशानी हो गई कि अब म्यूज़ियम नहीं बनेगा। तो मेरे उस टाइम जितनी कलेक्शन थी बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उधर 10 सेक्टर में दे दी, सेक्टर गवर्नमेंट म्यूज़ियम में दे दिया, उसको डोनेट कर दी। पर वो कुछ बनी नहीं बात जिस तरह से मैं चाहता था कि वो फॉसल्स को हम ये बता सकें, बच्चों को समझा सकें। तो वो उस तरह से वो दिखा नहीं पा रहे थे, ना ही वो एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट कर पा रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि ये ऐसे चलेगा नहीं। उन्होंने दे दिए, फिर दूसरी सरकार बदल गई, और ऐसे करके संभव नहीं हो पा रहा था कि हम एक अच्छा सा म्यूज़ियम बच्चों के लिए बना सके, जो छोटे से टाइम में अच्छी सी कहानी बच्चों को समझा सके सृष्टि के बारे में और अर्थ के बारे में, और बच्चों को वो फॉसल्स के साथ, क्लाइमेट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पुरानी एनवायरनमेंट के साथ, एवोल्यूशन के साथ, एक्सटिंक्शन के साथ, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग का फिनोमिना बड़े आसानी तरीके से समझा सके, ऐसा कुछ बन नहीं रही थी। तो फिर मैंने 14 या 15 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे अपने लेवल पे ही बनाऊंगा। तो ढंगियारी में, कसौली के पास मेरी ज़मीन थी, सबातू, धर्मपुर सबाटू रोड पे। तो वहाँ पे मैंने इसको बनाना शुरू किया, और 7-8 साल लग गए। पर मैं ऐसा चाहता था कि इसमें बड़ा ट्रेडिशनल सा टच हो, और ये रिफ्लेक्ट करे हमारा स्टोन कल्चर को कैसे ये यूज़ किया था। तो आपको ये जानकर बहुत लगेगा कि मैंने उसमें 2 करोड़ साल पुराने पत्थर यूज़ किए हैं सारे बनाने में, और उस म्यूज़ियम में कोई भी हमने लकड़ी यूज़ नहीं की है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, कि हमने कोई भी लकड़ी नहीं यूज़ की, और जो हमने पानी भी यूज़ कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ वर्ष पुराना पानी उसमें आ रहा है। बोरवेल हमने किया हुआ है, तो वो उन रॉक्स में से आ रहा है। और जगह भी जो मैंने चुनी थी, ये वही जगह है जहाँ पे जब इंडिया, मतलब जो समुंदर था वो स्क्वीज़ हो रहा था, और कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट आ रही थी। टेक्सास को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पूरी जगह हमारी है। पर अब फ्लडिंग एक्टिविटी हुई है, तो उसमें उसके नीचे ये कंसील हो गई है, लेकिन अभी भी पूरे का पूरा आप क्रॉस सेक्शन इसका नीचे देख सकते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब बहुत हमने कोशिश की कि जो फॉसल्स जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे प्रिजर्व कर सकें, पर कई बार रोड की कटने से वो साइट्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी। कई बार हम फॉसिल ढूंढ के आते थे, तो कोई कटिंग मतलब किसी का लैंड होता था, वो काट देता था। तो फॉसिल्स इन सीटू प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, और जब तक इन सीटू प्रिजर्व नहीं होगा तब तक बच्चों को मज़ा नहीं आता था। तो ये हमने गवर्नमेंट के साथ इसको रेज़ करने की कोशिश की, तो पॉसिबल नहीं था। वो कहते हैं कि हम रोक नहीं सकते, इसमें कंस्ट्रक्शन होना है,
हम भी समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, पर फिर भी ऐसी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हम प्रिजर्व कर सकें। तो एक प्रिजर्व हमने मेरे को याद आ रहा है कि हमने जगजीत नगर है, वहाँ पे कोई 13 या 14 फुट लंबा हमारे को फॉसिल मिला था, वो हमने प्रिजर्व किया हुआ है, आज भी प्रिजर्व्ड है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी। फिर ये टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम का अब ये था कि मैंने बना तो दिया, फिर इसका नाम क्या रखे, तो फिर हमने इसका नाम टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम रखा है। क्यों? क्योंकि वो जो समुंदर था, अगर ये उस टाइम अगर आप समझिए इंडिया है, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे तिब्बत है, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में समुंदर है। और इंडिया ऐसे ऐसे चल रहा है, इंडिया टूट गया इससे और फिर चल रहा है, और ये इससे टकराता है। और जब टकराने के बाद क्या होता है, जितना भी ये ओशन का जो ये मटेरियल लेके आया है, तो ये जितना भी ओशन का मटेरियल लेके आया है वो ऊपर उठ जाता है, तो वो हिमालयाज़ बन जाता है। तो बेसिकली हिमालयाज़ कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, बेसिकली जितना भी हमारा ओशन फ्लोर था, जो टेथिस समुंदर, जो इनको ये इन दोनों था, अगर ये इंडिया था और ये तिब्बत था, तो इनके बीच में जो समुंदर था उसको टेथिस बोलते हैं। तो वो सारे का सारा समुंदर का जो वो सारा वो है भाग है, उसको उठा दिया उसने ऊपर, जो जिसको हम हिमालयाज़ बोलते हैं। और जितना भी चंडीगढ़ से ऊपर हमारे को अवशेष मिलते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको वो दर्शाते हैं। उसमें हमारे को अभी हमें कारगिल में तो लड़े थे हम, लेकिन अभी गलवान में भी जब 2020 में गए थे, और इस बार हम भुरसे में गए पिछले साल, तो वहाँ पे भी हमारे को एकिनोडर्म्स मिले हैं, राउंडेड कोरल्स मिले हैं, और गैस्ट्रोपॉड्स मिले हैं। 20,000 की फीट की ऊंचाई पे आप समझिए हमारे को क्या मिल रहा है, मेरीन लाइफ्स मिल रही हैं। तो वो सारे का सारा यही नहीं कि यहाँ पे मिल रहा है हमारे को, लद्दाख में भी, हिमाचल में भी, और मतलब पूरा ये अगर आप ये पूरा स्ट्रेच ले लेंगे, अगर आप इंदस और ब्रह्मपुत्रा का, तो वो सारी की सारे उसमें जितना भी हमारे पास हिमालयन की रेंज है, सब में हमारे को मेरीन सेडिमेंट्स मिलते ही मिलते हैं। तो वो बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे ये सारे एवोल्यूशन के बारे में, हिमालयस के बारे में, जन्म के बारे में ही नहीं, टेथिस के बारे में भी सारी कहानी बताते हैं, कब ये बनी, कैसे ये डेवलपमेंट हुई इसकी, कैसे ये स्पीड अप हुई, और कब ये ख़त्म हुई। और जब ये ख़त्म हुई तो ये ख़त्म नहीं हुई हिमालयस का, जो हम आज हिमालय देख रहे हैं, तो वो सूट में हमारे। तो टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम में हमने एक पहल की है कि वो जो टेथिस की आवाज़ है वो कैसे हम जन जन तक पहुँचाएँ। एक कहानी जो टेथिस की है, वो पूरे ओशन की कहानी, कैसे हिमालयस बने, कैसी वो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब के फॉसिल्स भी हमारे को मिलते हैं टेथिस में। जैसे जैसे डेवलपमेंट पूरी हुई है, स्टोमेटोलाइट्स के फॉसिल मिलते हैं, एडियाकारा के फॉसिल्स मिलते हैं, ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल मिलते हैं, फिशेज़, आप गैस्ट्रोपॉड्स, कोरल्स, कुछ भी आप बोल दीजिए, और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के साथ साथ हमारे को ये सारे के सारे फॉसिल्स हमारे को मिल जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कुशवाली में जब हमने इसको और आइडेंटिफाई किया, जब स्टडी किया था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज के साथ, पेलियो बॉटनी था उस टाइम, तो वहाँ के जो वैज्ञानिकों के साथ हमने इसको कोलैबोरेट स्टडी किया था, तो उसमें ये पाया था कि कुछ हमारे को स्पीशीज़ जो कुशवाली में मिलती हैं, वो आज अगर हिमालयज़ में चाहे तो कहीं नहीं मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगी वो, बड़ा प्रश्न था। तो जब उसका उन्होंने कोरिलेशन किया, तो वो हमारे को मेडागास्कर नहीं, सॉरी, मलेशिया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो जो प्लांट्स मिलते हैं, और मलेशिया में जो प्लांट्स मिलते हैं, उनके साथ जो कसौली में प्लांट्स मिलते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कसौली आज हम देख रहे हैं 2000 मीटर की ऊंचाई पे, उसका एटीट्यूड, जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है 28 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो उस टाइम जब ये बन रहे थे, जब ये कसौली के एनवायरनमेंट बन रही थी, जब जो हमारे को फॉसल्स मिलते हैं, तो वो सारे के सारे इक्वेटर के पास थे। अब इक्वेटर के पास थे, तो उसका क्या मतलब है, ये अगर इक्वेटर के पास थे तो इंडिया ने फिर इसको कोलाइड किया और फिर ये मूव किए। तो इसका मतलब ये है कि 20 मिलियन साल पहले तो हमारे को 100% एश्योर्ड हो गए कि हिमालयस की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उत्पत्ति क्या मतलब, इंडिया उस टाइम इक्वेटर के पास था, और ये डॉकिंग जिसको बोलते हैं, या जो मिले हैं इंडिया और तिब्बत जो कोलाइड किए हैं, वो नहीं हुआ था।
जबकि किताबों में हम पढ़ते हैं ये 50 मिलियन साल, 60 मिलियन साल, कोई 40 मिलियन साल बोल देता है, पर 20 मिलियन साल तक नहीं हुआ। पर अब और भी ज़्यादा एविडेंसेस मिल रहे हैं कि उससे भी कम एज में ये मिला हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। इसमें बनाने में जो मैं कहूँगा कि बन तो गया था ये, लेकिन इसमें आर्किटेक्ट्स की भी बहुत मदद है। एक मेरे दोस्त हैं मनमोहन खन्ना, उससे पहले निर्मल जी, उनका देहांत हो गया था, फिर मनमोहन खन्ना जी मिल गए, और कई व्यक्तियों ने मेरा बहुत साथ दिया इसको बनाने में। जब भी कोई हेल्प होती थी, फाइनेंशियली तो कोई नहीं कर पाता था, तो सिर्फ घर वाले ही करते थे, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट थी वो कई लोगों ने दिया। फिर कईयों के लिए अपने स्पेसिमेंट्स डोनेट कर दिए, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है प्रोफेसर बलदेव जी एंथ्रोपोलॉजी वाले, उन्होंने अपने स्टोन टूल सारे दे दिए। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, स्टोन टूल्स नहीं थे, तो वो कंप्लीट करने के लिए उन्होंने दान कर दिए। प्रोफेसर अशोक सानी ने मीटियोराइट्स वगैरह अपने जो फादर की उनकी कलेक्शन से वो दे दिए मेरे को। और ऐसे ही बीपी सिंह है, उन्होंने कुछ ट्रायलोबाइट्स दे दिए। तो मतलब अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इस क्रोनोलॉजी को, सृष्टि की जो हम पूरा बताना चाहते थे हिमालयस के बारे में, ये सारा सबने मदद की। और आज जो ये म्यूज़ियम आप देखेंगे इधर आप ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है हिमालयस की उत्पत्ति और हिमालयस की कहानी को। और वो टेथिस की जो पूरी, अगर आप इसको एक बियॉन्ड जियोलॉजी देखें तो मेटा जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसको लिविंग आइडेंटिटी के तौर पे देखें तो कैसे टेथिस ने अपने गर्व से इसको बनाया। और जितना भी हम देख रहे हैं वो सारा का सारा हिमालय जो है वो कुछ नहीं है, बट वो टेथिस का जो गर्व है वो हमारे सामने आता है। अब जो टेथिस का फॉसिल का म्यूज़ियम है, इसकी हमने पूरी क्रोनोलॉजी तो देख ली, लेकिन इसमें हमने एस्पेक्ट सिर्फ नेचुरल, इसमें दो एस्पेक्ट्स हमने डाले। एक तो नेचुरल एवोल्यूशन जहाँ पे आदमी का कोई रोल नहीं था, और दूसरा सेक्शन जो हमारा है उसमें है सिविलाइजेशन का। उसमें सिविलाइजेशन हमने दिखाई हैं। उसमें सरस्वती रिवर के अलॉन्ग वैदिक सिविलाइजेशन दिखाई है, क्योंकि सरस्वती एक अपने आप में रिवर थी जो इंडिपेंडेंट थी इंदस रिवर के, और इंदस रिवर अलग थी, सरस्वती अलग थी। सरस्वती पुरानी है, उसमें अब राखी गढ़ी में जो हमारे को अवशेष मिलते हैं, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन आ रही है वो। उसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी ज़्यादा बड़ी सिविलाइजेशन आ रही है, और ओल्डेस्ट उससे भी काफ़ी पुरानी आ रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसमें रानी का पाव, ये पूरे पूरे मैकेनिज़्म आप देख सकते हो कि कैसे कैसे एक जब सरस्वती थी तब, फिर कैसे उसके चैनल्स, क्यों उसके जो सरफेस वाटर है लुप्त हो गया, क्योंकि सतलुज भी उसकी कंट्रीब्यूट करता था पानी, फिर यमुना भी कंट्रीब्यूट करती थी, घग्गर भी कंट्रीब्यूट करती थी। तो ये पूरे के पूरे चैनल्स कंट्रीब्यूट करते थे। फिर दोनों, सतलुज इंदस के साथ मिल गई और यमुना जी जो थी वो गंगा के साथ मिल गई और अलग हो गई। लेकिन वो जो पेलियो डिवाइड के कारण आज भी सरस्वती को आप पेलियो चैनल के रूप में देख सकते हो, और उसके एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग हमारे को मिलते हैं यहाँ से घग्गर से लेके द्वारका तक। फिर द्वारका की नगरी क्यों गिरी, उसके साथ क्लाइमेट का रिलेशनशिप आ जाता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। पर उसको अभी देखने में, और फिर उसके बाद आपका राम सेतु का भी इसमें हमने एक सेगमेंट रखा है कि कैसे राम सेतु बना, वो डिस्कवरी चैनल में आया था, और उसका भी हमने इसमें वर्णन किया हुआ है, और ताकि एक मैकेनिज़्म, जो मैकेनिज़्म उसमें देख सकें कि कैसे एक राम सेतु जियोलॉजिकली बना था, क्या वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो सकता है। येस, इट कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली, और उसका एक एक पॉइंट ऐसा बनाया कि वो 5वीं छठी के बच्चे को भी समझ में आ सकता है। तो टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम में हमारी जो ये शुरुआत है, ये अभी एक मतलब एक शुरुआत है, ताकि हम बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ सकें, अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ सकें, और उनको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि हम स्थिर कोई भी नहीं है इसमें, यहाँ पे सारे के सारे आते हैं, अपने टाइम के साथ डेवलप होते हैं, फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, फिर कोई नई स्पीशीज आ जाती है, फिर डेवलप होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसको हम कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इन सबको समझने के बाद कैसे हम भविष्य में सस्टेनेबिलिटी के साथ जी सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग कोई को जब हम समझ जाएंगे तो लगेगा कि ये बेस्ट पार्ट टू बी ऑन दिस प्लानट है, और इससे हमें डरने की नहीं, इसके साथ बहुत जियोलॉजिकली स्टेबल लोकेशंस में जीने की आवश्यकता है। तो मैं आपका टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम में स्वागत करता हूँ।
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 400 से ज़्यादा हमने इसमें स्पेसिमेंस रखे हुए हैं और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं।